ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसके कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए। 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हैं, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज की पदयात्रा गया पहुंची है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 दिवसीय दौरे पर गया में मौजूद हैं और वहां जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। आपको बता दें, 2 सीटों पर जमामगंज और बेलागंज, इन 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान करते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि अगर 2 अक्टूबर के बाद इन 2 सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो जनसुराज का उम्मीदवार जरूर चुनावी मैदान में उतरेगा और यदि ये उपचुनाव 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती से पहले होते हैं तो किसी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ वो ये चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो वहीं जमकर लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, सब पर एक बार फिर से निशाना साधा। तेजस्वी यादव को लपेटे में लेते हुए एक बार फिर प्रशांत किशोर कहते नजर आए कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, पिता की दुकान थी, इसीलिए राजनीति में उतर आए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार इस तरीके की बातें करते नजर आते हैं प्रशांत किशोर। तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान प्रशांत किशोर करते नजर आए हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान। और क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। चुनाव लड़ेंगे, आपके पास ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है जो सब कुछ बदल कर रख देंगे कुछ ही दिनों में? ठीक, पहला आपने कहा कि बिहार में अच्छा क्या हुआ। बिल्कुल, लोगों ने जो अच्छी बात है उसको भी बताई। लोगों की समझ से और जो हम लोगों ने गांव में देखा, 2 क्षेत्रों में सुधार दिखा है। वो सुधार है सड़क में और बिजली में। राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसमें निश्चित तौर पर पिछले 10 वर्षों में सुधार हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर हर घर हर टोले गांव में बिजली भी पहुंच गई है। और अगर आप जनसुराज की सभाओं में जाएंगे तो वहां पर मैं हाथ उठाकर कहता भी हूँ, कहवाता भी हूँ लोगों से कि भैया नीतीश के राज में अगर आपने बिजली के लिए वोट दिया है तो बिजली घर घर आई है। लेकिन मैंने उसका जिक्र क्यों नहीं किया ये आपको बता देता हूँ। बिजली घर घर आई है, लोग ये मानते हैं, लोगों को उससे खुशी भी है, उसके लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद है। लेकिन लोगों को साथ में ये भी लगता है कि ये नई व्यवस्था बनने के बाद बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। गांव-गांव में लोग हम लोग को मिलते हैं जो बताते हैं कि 2,000 से लेके 5,000, 10,000, 15,000, 50-60 हजार तक के भी लोगों के गलत बिल आ रहे हैं। समस्या सिर्फ गलत बिल आने का नहीं है। एक बार गलत बिल आ जाए तो आप लोक अदालत और डीसीएलआर के ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा। कोई आपको बचाने वाला, सुनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कटिहार में गोली चल गई, इस पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे बिजली पड़े हुए, गलत बिजली बिल के नाम पर ही वहां गोली चली, 2-3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जहां तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल और स्टेट हाईवे में तो निश्चित तौर पर सुधार हुआ है। लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं वो करीब करीब, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण विकास की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सड़कों की हालात करीब करीब वही वापस हो गए हैं जो लालू जी के जमाने में होती थी। तो 2 सुधार दिखा। आपने कहा कि आपके दल का कौन मुख्यमंत्री होगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर का ना कोई दल है ना होगा। जो 2 अक्टूबर को दल बन रहा है उसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं और उसके नेता प्रशांत किशोर न है न होंगे। जो लोग दल बना रहे हैं तो 2 अक्टूबर को आपको, मीडिया को और पूरी जनता को पता चलेगा कि उस दल का नेता कौन हुआ। और जो लोग नेता चुनकर आएंगे वो साथ में बैठकर आगे तय करेंगे आने वाले महीनों में
कि भाई दल का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन होगा। से लोगों को ये पैसा मिले, लेकिन जैसे सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, थाना वाला नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री और सरकार का बात, वैसे बैंक वाले भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको गया में घर बनाना है, लोन लेने जाइएगा, आपको यहाँ लोन नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर पैसे वाले हैं और आपको नोएडा में घर खरीदना है, आपको बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। अगर गया में लोन मिलता तो आप बताइए कितना ज्यादा घर बनता। अगर घर बनेगा तो जो लड़का जाकर प्लम्बर का काम, मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम दिल्ली, नोएडा में कर रहा है, वो गया में करता। आप जितने यहाँ पत्रकार आए हैं, देखिए इसकी कितनी इसका असर होता है। आप में से बहुत लोग आए होंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कोई ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदा होगा जिसको कि फिनांस पर ना लिया हो आपने। अगर आपको फिनांस ना हो तो कितने लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? बहुत कम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ जो विकरालता है गरीबी का पलायन का, उसके मूल में है पूंजी का पलायन। जब तक यहाँ पर लोगों को सस्ती और सुलभ ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक यहाँ पलायन को नहीं रोका जा सकता। ये जो सरकारी नौकरी का झांसा लोग दे रहे हैं, ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ ये मूर्खों की नगरी बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मेरे भाई, जो लोग कह रहा है कि नौकरी दे देंगे, 75 साल 78 साल हो गए बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सबकी सूची बनाइएगा तो संख्या होती है करीब करीब 23 लाख। 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली हुई है। ये प्रतिशत के टर्म पर हुआ 1.97%। मतलब 98% बिहार के लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना हो सकती है। लेकिन इसी 2% के सरकारी नौकरी के जाल में फंसाकर लाखों बच्चों को लोग, कोई ट्यूशन करा रहा है, कोई कोचिंग करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का बात कर रहा है कि हम 50 कर देंगे, 65 कर देंगे। अरे भाई, अगर 100% भी आपने नौकरी दे दी तो भी तो 2% को नौकरी मिला। दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं, क्या वो रेलवे का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं? वहां पर लोग मुसल्लापुर में और चौधरी टोला में बैठ के ट्यूशन कर रहा है? नहीं। जिन देशों में तरक्की हुई है, वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बेहतर व्यवस्था कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार की जो पॉलिसी है, जो पूंजी का सपोर्ट है, जो व्यवस्था है, वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपना रोजी रोजगार कर सकें। उससे यहाँ पर गरीबी और पलायन खत्म होगा। सरकारी नौकरी का रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर ये रबड़ी दिखाते हैं कि हम तुमको 10,000 आदमी को नौकरी दे देंगे, 1 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, मान लो एक बार को 1 लाख का दे भी दोगे तो बिहार में तो 13 करोड़ लोग रहते हैं। 1 लाख आदमी की नौकरी देने से 13 करोड़ लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा? सर, बिहार में देखिए, जो भी आप पूछ रहे हैं कि पलायन, पहले बुखार क्यों है इसको समझिए। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है? नीतीश कुमार के राज में लोगों ने फील किया था कि 2005 के बाद, लालू जी के जंगल राज के बाद जब नीतीश की सरकार आई तो लोगों को लगा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार हुआ है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है आंकड़ों के हिसाब से 2016 से। 2016 के बाद से चाहे नीतीश की सरकार एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ, वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? 2016 से क्या हुआ ऐसा? 2016 में यहाँ शराबबंदी लागू कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तबका अब अपनी रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के काम को छोड़कर पूरे टाइम शराबबंदी लागू कराने, उसको छिपाने, उसको बनाने, उसके कमाने में लगा हुआ है। पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी क्लॉग हो गई। 8.5 लाख शराबबंदी के केस हुए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा केस हैं जो कोर्ट में लंबित हो गए। 1,23,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। आपने सुना होगा जो देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि भाई बिना सोचे समझे ऐसा पॉलिसी बनाते हैं, उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो जिन न्यायालयों में, जिन थानों पर पहले से ही काम का दबाव था, उस पे आपने इतना बड़ा काम ऊपर से डाल दिया। अब ये इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था की बात है उसको छोड़ दिया। जो 1 मिनट रुक जाइए, जो लड़का पहले वहां गांव में घूम रहा था, वो शराब का बोतल इधर से उधर कर रहा है, स्मैक पी रहा है और गन चला रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, मेरा मानना है कि उसमें शराबबंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी वजह यह है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इस सरकार पर नियंत्रण जो है वो तो खत्म हो गया है।
उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर हैं, वही चला रहे हैं सरकार को। नीतीश कुमार को तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अफसरों ने बताया वो सुने, और जो अफसर ने नहीं बताया वो नहीं सुना। आपने देखा होगा पत्रकार पूछते हैं कि सर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, तो खुद ही कैमरे पर कहते अच्छा वहां ऐसा हुआ, सर उनके पता कराते हैं। वो आदमी को यही नहीं पता है कहाँ लाठीचार्ज हो गया, कहाँ गोली चल गई। ये सवाल अभी तक